डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक 13 साल की लड़की ने ये डायरी लिखी है और जिसको बाद में वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाने लगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये है एनी फ्रैंक, एनालिसी मैरी। तो हम लेसन पढ़ना शुरू करें उसके पहले हम ये इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ताकि उस लेसन का जो बैकग्राउंड है वो हमें पता चल जाएगा। एनालिसी मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। मतलब कि जर्मनी में जिसका जन्म हुआ है ऐसी एनी फ्रैंक, और जिनकी आयु सिर्फ 16 साल की है। उनका जन्म हुआ था 1929 12 जून को, और फरवरी मार्च 1945 में जिनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी ये लड़की जूइश गर्ल है। जूइश का मतलब यहाँ पर यहूदी गर्ल है। हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसका मतलब है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ, तो उस समय उन्होंने ये डायरी लिखी थी जब वो हाइडिंग में थी। हाइडिंग में मतलब कि वो छिपी हुई थी विथ हर फैमिली, उनकी फैमिली के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स के साथ, 4 मित्रों के साथ, इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। एम्स्टरडम जो है इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का कैपिटल है एम्स्टरडम, और वहाँ पर ये लोग छिपे हुए थे, जबकि जर्मन लोगों ने उसका ऑक्यूपेशन, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय की बात है, वहाँ पर छिपे हुए इन लोगों ने मतलब वो छुपे हुए थे, और ये डायरी तब उसने लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। उनका जो फैमिली था वो एम्स्टरडम में चला गया जब नाजियों ने पावर पाई जर्मनी में, उनकी पावर आई तब। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन वो लोग पकड़े गए जब नाजियों ने अपना ऑक्यूपेशन नेदरलैंड्स के ऊपर भी कर लिया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। और जैसे जैसे जूइश पॉपुलेशन के विरुद्ध में परसिक्यूशंस का मतलब है यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है अत्याचार जैसे जैसे जूइश लोगों के ऊपर बढ़ते गए, क्योंकि वो नाजी जो लोग थे वो जूइश लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे और उनको ही वो ख़त्म कर देना चाहते थे। तो जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते गए, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई। तो तब क्या हुआ, ये पूरा जो फैमिली था वो हाइडिंग यानी कि वो मतलब छिप गए इन जुलाई 1942 में, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। यानी कि उनके फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, और उनकी जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें छिपे हुए कुछ रूम्स थे, और वहाँ पर ये जो पूरा फैमिली था वो रहने चला गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister। मतलब जब वो लोग 2 साल तक वहाँ पर छिपे रहे, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड, और उसके बाद फिर 2 साल के बाद वो जो ग्रुप था वो बिट्रेड यानी कि यहाँ पर डिस्कवर्ड, उनको ढूंढ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था मतलब जहाँ पर सारे यहूदियों को रखा गया था, जितने भी जूइश लोग थे वहाँ पर उनको रखा गया था, वहाँ इनको भी रखा गया। कारागार भी आप कह सकते हैं। कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन। मतलब एनी जो थी वो उस समय वो मर गई। टाइफस का मतलब यहाँ पर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, वो होने के कारण वो मर गई। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी सिस्टर उसके पहले मर गई थी और उसके कुछ ही दिनों में वो मर गई। मार्गोट फ्रैंक जो है वो उसकी बड़ी सिस्टर है, और उसके पहले वो मर गई, उसके बाद एनी मर गई। हर फादर ऑटो, उसके जो फादर है ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, तो उस ग्रुप के ओनली सर्वाइवर थे। रिटर्न टू एम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड, और जब वॉर ख़त्म हो गया तो वो एम्स्टरडम वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने देखा कि एनी ने जो डायरी लिखी थी वो अभी तक वहाँ पर बची हुई थी, मतलब छिपी हुई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने जब अपनी बेटी की लिखी हुई डायरी को देखा तो उनको लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम
द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और फिर उन्होंने तुरंत ही एक एक्शन लिया और वो उसको पब्लिश कराएंगे। किस नाम से उन्होंने पब्लिश कराई उस डायरी को? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि उस डायरी को नाम दे दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। मतलब जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक का 13th बर्थडे जब आया था तब उनको वो डायरी दे दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स का मतलब है यहाँ पर रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, मतलब 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक के सारे रिकॉर्ड्स उसमें उस डायरी में थे। उन्होंने वो डायरी लिखी थी तब। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। और बाद में ऐसा हुआ कि ये जो डायरी थी वो लोगों में पढ़ी जाने लगी, पॉपुलर होने लगी और डच लैंग्वेज से और भी कई सारे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट होने लगी एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और एक ऐसी दुनिया की जो बहुत सारी बुक्स मतलब पढ़ी जाती है, एक बुक ऐसी होती है कि जो दुनिया में बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, तो ऐसी बुक्स में से एक ये बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, और यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी है इस डायरी के ऊपर से। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी बने हैं, कुछ टेलीफिल्म्स या ड्रामा वगैरह भी बने हैं एंड इवन एन ओपेरा, नाटक भी बने हैं बेस्ड ऑन द डायरी के ऊपर से। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। और ये जो डायरी है वो एक मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड यानी कि थॉटफुल माइंड का प्रोडक्शन है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और जब नाजियों के कब्ज़े में वो लोग थे तो डेली रूटीन उनका जो था उसका इंटीमेट एग्जामिनेशन, बहुत नज़दीक से किया गया एग्जामिनेशन, मतलब वो उसमें पूरा लिखा हुआ है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और एनी फ्रैंक जो थी वो एक बहुत ही मोस्ट रिनाउंड यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक ऑथर बन गई इतनी छोटी आयु में। एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और होलोकॉस्ट विक्टिम्स यानी कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो विध्वंस हुआ था उस विध्वंस की वो विक्टिम थी, तो ऐसे ही उसे उस प्रकार से डिस्कस किया जाने लगा। यानी कि ये इंट्रोडक्शन था एनी फ्रैंक का, पूर्व भूमिका यहाँ पर हमें बताई गई है कि किस प्रकार से एनी फ्रैंक और उसका पूरा जो फैमिली था वो ट्रैप हो चुका था और कैसे उसकी मौत हो गई, उसकी सिस्टर की भी मौत हो गई और उसके फादर जो है उनको ये डायरी मिली और फिर उन्होंने उस डायरी को जब पब्लिश कराई तो वो वर्ल्ड वाइड वो जो डायरी है वो पूरी लोगों में पढ़ी जाने लगी। अब हम देखेंगे लेसन देखते हैं, डायरी देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यहाँ पर एनी फ्रैंक हमें कह रही है कि डायरी में लिखना ये रियली स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उनके लिए। उसका कारण वो आगे बता रही है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। मतलब सिर्फ यही कारण नहीं है कि आज के पहले उन्होंने डायरी कभी नहीं लिखी है, लेकिन दूसरा ये भी कारण है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। लेकिन वो ये दूसरा कारण ये भी बता रही है कि सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन कोई और भी मेरे जैसी 13 साल की एक छोटी सी लड़की के म्यूजिंग्स यानी कि विचार जो है डायरी में मैं जो लिखूंगी वो पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होगा। एक छोटी सी स्कूल गर्ल, 13 साल की स्कूल गर्ल की जो विचार है, थॉट्स है, वो पढ़ने के लिए कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, इवन मैं भी नहीं होंगी। तो ये दो कारण यहाँ पर वो बताती हैं कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि तो उसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि वो दो कारण दे रही हैं यहाँ पर कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के पहले उन्होंने कभी लिखा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन एक बात और भी है कि उनके जैसी 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। आई फील लाइक राइटिंग, उनको अभी तो सिर्फ लिखना ही सूझ रहा है, लिखने की इच्छा हो रही है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और अभी तो उनको इस डायरी लिखने की उनको इतनी आवश्यकता है कि
उनके सारे जितने भी उनके हृदय में विचार है, जितनी भी चीज़ें हैं, चिंताएं हैं, जो कुछ भी उनके मन में भावनाएं हैं, वो उसी डायरी में उनको खाली करनी है और उनको रिलीव होना है, उनको रिलीफ जैसे फील हो ऐसे उनको करना है। यानी कि थिंग्स ऑफ माय चेस्ट, यानी कि छुटकारा पाना किसी भी चीज़ से। यानी कि हम हमारी बातें किसी भी व्यक्ति को करें, हम हमारे दुख किसी के आगे गाएं, तो ऐसा होता है कि हमारे मन जो है वो हल्का हो जाता है, हृदय जो है वो हल्का हो जाता है। तो उसी प्रकार वो भी चाहती हैं कि डायरी में लिख करके वो अपने आप को हल्का कर सके। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। वो कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर जो होता है उसको लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप कुछ बातें करने बैठोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, लेकिन वो ज़्यादा सुन नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरों के दुखों में किसी को रस नहीं होता, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लोग कुछ देर तक उसको सुनते हैं और फिर वो ज़्यादा अगर अपनी बातें कहने लगेगा तो वो बोर हो जाएंगे। लेकिन पेपर के मामले में ऐसा नहीं है। पेपर में आप जितना भी लिखते जाओ, जितना भी लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, लेकिन पेपर आपको कभी मना नहीं करेंगे। तो ये जो सेइंग है उसका तात्पर्य ये है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कि पेपर जो है उसको लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है। वो आगे कह रही है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, वो इस सेइंग के बारे में सोच रही थी, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उसी समय एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब वो थोड़ा डिप्रेशन महसूस कर रही थी, थोड़ी चिंता महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और वो घर पे बैठी थी, उनके जो चिन है, उनकी जो दाढ़ी है वो उनके हाथों के ऊपर टिका करके वो बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो काफ़ी बोर हो चुकी थी, और लिस्टलेस यानी कि मतलब कोई इंटरेस्ट उनके जीवन में नहीं रहा था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो शायद वो सोच रही थी, वो ढूंढ रही थी शायद कि मैं यहीं अंदर ही बैठी रहूं कि बाहर चली जाऊं, खेलने जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फिर उन्होंने तय किया कि वो जहाँ पर है वहीं पर ही वो रहेगी। ब्रूडिंग का मतलब है यहाँ पर एक्चुअली डिप्रेस्ड। यस, पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस, और फिर उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया कि पेपर जो होता है उसमें पेशेंस ज़्यादा होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैकेड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, मतलब वो जो है वो इस मोटे कवर वाली डायरी को कोई और पढ़े ऐसा वो नहीं चाहती है, कोई और व्यक्ति उसको पढ़ ले ऐसा प्लानिंग उनका नहीं है, बराबर। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तभी वो ये डायरी किसी को पढ़ने देगी कि जब वो उसका रियल फ्रेंड होगा, यानी कि जब तक वो रियल फ्रेंड ढूंढ नहीं लेती है। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, और वो उस पॉइंट पर वो आ चुकी है, अभी वापस आ चुकी है, और वो विचार उनके मन में आया है कि जो डायरी है उसको वो फर्स्ट प्लेस में रखेंगे। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, और इसीलिए वो जो है वो इस डायरी को अपने मतलब प्रायोरिटी में उसको रखने वाले हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो एकदम क्लियरली कह देना चाहती है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, शायद कोई नहीं मानेगा इसलिए कि भाई 13 साल की लड़की जो है वो इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। आई हैव लविंग पेरेंट्स भी थे, एंड 16-year-old सिस्टर, 16 साल की एक उनकी बहन भी है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और वहाँ पर 30 लोग ऐसे भी थे कि जिनको वो फ्रेंड्स बुला सकती है, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, उनका पूरा फैमिली है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, मतलब उनकी आंट्स जो है वो भी काफ़ी लविंग है और एक पूरा अच्छा होम है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता था कि उनके पास सब कुछ है, ऐसा लगता है। ऑन द सरफेस का मतलब है ऊपर से ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। उनके पास तो सिर्फ एक ही ट्रू फ्रेंड था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम
और वो जब सोचती है कि जब वो फ्रेंड्स के साथ होते हैं या तो फ्रेंड्स किसी के भी साथ होते हैं तो वो उनके लिए एक अच्छा टाइम होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और वो मतलब अपने आप को वो कुछ बातें कि हर प्रकार की बातें वो नहीं बता सकते हैं। उनके साथ जब वो बातें करते हैं, उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है उनके साथ, लेकिन ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के बारे में ही बातें होती है। कोई अंगत बातें, इंटीमेट बातें होती नहीं हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और ऐसा नहीं लगता कि वो लोग एक दूसरे के नज़दीक आ पाएंगे या आ सकेंगे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही समस्या थी उनके लिए। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और शायद वो कह रही है कि ये मेरी ही गलती हो सकती है कि हम जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ, कन्फाइड का मतलब है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स। यानी कि ऐसी जो चीज़ें होती है वो मतलब कुछ ऐसी बातें होती है हम हमारे जो नज़दीकी जो दोस्त होते हैं उनके साथ ही हम शेयर करते हैं, किसी दूसरों के साथ हम नहीं करते हैं। मतलब हमारे आजू बाजू फैमिली के लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या तो दोस्त लोग होते हैं, लेकिन जो नज़दीकी होगा, एकदम क्लोज़ फ्रेंड होंगे, उनके साथ ही हम कुछ हमारी नज़दीकी बातें शेयर करेंगे। अंगत बातें जो है वो शेयर करेंगे, पर्सनल बातों को सबके साथ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे घर में इतने सारे लोग हैं। मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये है इस पैराग्राफ में कि उनके घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने सुख दुख की बातें नहीं होती है। ऑर्डिनरी बातें होती रहती है, एवरीडे थिंग्स की जो बातें हैं वो होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे क्लोज़ फ्रेंड के साथ हम बैठ कर के हमारा जो हृदय है, हमारे मन की जो बातें करके हमारे मन को हल्का कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर उनके साथ नहीं हो रहा है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। मतलब किसी भी परिस्थिति में ये जो स्थिति है अभी उनके साथ वो दुर्भाग्य से वो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब वैसी ही परिस्थिति रहने वाली है। एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और शायद वो कह रही कि इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। मतलब ये जो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड मतलब काफ़ी समय से उन्होंने इंतज़ार किया था, लेकिन अब वो फ्रेंड उनको मिल गया। उनके बर्थडे के दिन उनको डायरी मिल गई, तो उसे ही वो अपना फ्रेंड समझने लगी है। और इसीलिए टू एनहांस मतलब टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। वो कह रही है कि मैं इस डायरी के अंदर मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें सिर्फ नोट्स लिखूं, मैं जॉट डाउन कर लूं। मतलब डे टू डे जो नोट्स होती है कि मैं यहाँ गए, यहाँ बैठे, मैंने ये खाया, ये पिया, आज ये हुआ, ऐसा नहीं। वो ऐसा नहीं चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मतलब उसी प्रकार की जिस प्रकार से मोस्टली जो डायरी लिखते हैं लोग क्या करते हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है वो उसमें लिख देते हैं रात को, बराबर पूरे दिन की दिनचर्या को पॉइंट्स में वो लिख देते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं सिर्फ उसको एक डायरी के रूप में दिखूं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन वो चाहती है कि डायरी उनकी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और वो कह रही है कि मैं ये जो डायरी है मेरी फ्रेंड है उसको मैं क्या कहूँगी, उसको उन्होंने नाम दे दिया किटी। यानी कि वो नहीं चाहती कि जो नॉर्मली ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं जनरली कि डायरी के अंदर वो जॉट डाउन कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि ये उनकी फ्रेंड डायरी को बनाना चाहती है। और इसीलिए डायरी में वो अपनी फीलिंग्स जो है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको भी मतलब उसके साथ शेयर करेगी। ऐसा यहाँ उनका कहने का तात्पर्य है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन। वो कह रही है कि मैं अगर किटी में डायरेक्ट ही लिखना, किटी मतलब उनकी डायरी का नाम है, उस डायरी में अगर मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगी, प्लंज राइट इन मतलब टू स्टार्ट राइट डायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी उसे अंडरस्टैंड यानी कि समझ नहीं पाएगा। I'd बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। वो कह रही हैं कि मैं जो है मेरे जीवन का थोड़ा स्केच, मेरे जीवन के बारे में मैं थोड़ा लिखूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जो डायरी है वो लोग समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए ही वो अपने जीवन के बारे में थोड़ा लिखना चाहती है, बताना चाहती है। माई फादर
द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, वो कह रही है कि मेरे जो पिता हैं वो मोस्ट एडोरेबल यानी कि सबसे ज़्यादा लवेबल फादर है आई हैव एवर सीन, मैंने अपने जीवन में जिनको देखा है। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, यानी कि जब वो 36 साल के हो गए और मेरी माता जो है 26 ईयर्स की हो गई तब तक उन्होंने उनके साथ शादी नहीं की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, उनकी जो सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट, उनका जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी में इन 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और उनका जन्म हुआ 12 जून को 1929 में उनका जन्म हो गया 12 जून को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, उनके जो फादर है वो हॉलैंड चले गए। एमिग्रेटेड का मतलब है यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में जाना, तो हॉलैंड गए इन 1933 में वो हॉलैंड पहुँचे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, उनकी जो माता थी जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी हॉलैंड गई सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और उसके बाद क्या हुआ, उनके माता और पिता दोनों हॉलैंड चले गए, तो मार्गोट और एनी फ्रैंक ये दोनों एकन में रहने के लिए चली गई उनके ग्रैंड मदर के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट जो है वो हॉलैंड गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी, और उसके बाद वो फेब्रुआरी में हॉलैंड जाती है। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और जैसे कि उस दिन उनकी जो बड़ी बहन है उनका बर्थडे था, और इसीलिए वो कह रही है कि आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, यानी कि बर्थडे टेबल के ऊपर मुझे रख दिया गया, कैजुअली रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट की बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, यानी कि मार्गोट के बर्थडे के दिन ही मुझे वहाँ ले जाया गया एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गोट के पास। यहाँ पर प्लंक्ड डाउन का मतलब है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, यानी किसी भी चीज़ को ऐसे ही कैजुअली रख देना। उसके बाद कह रहे हैं आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वो कह रहे हैं कि उसके बाद तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल कर दी गई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और वो वहाँ पर 6 साल की थी तब तक वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू वहाँ पर किया था। फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म का मतलब है कि स्टैंडर्ड यानी कि क्लास, फर्स्ट क्लास में उन्होंने शुरू किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस, और 6th स्टैंडर्ड में जब आ गई तो उनकी टीचर जो थी उनका नाम था मिसिस कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस, और वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि वो प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब मतलब एंड ऑफ द ईयर आया तो दोनों इतनी इंटीमेट, मतलब उनके रिलेशन उतने अच्छे हो चुके थे अपनी हेड मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि मिसिस कुपेरस के साथ, कि जब विदाई के समय आया तो दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, फिर 1941 का जब समर आया तो ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ ए लिटल सेलिब्रेशन, तो उनका जो बर्थडे था वो काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं हो पाया, यानी कि लिटल सेलिब्रेशन में ही उनका बर्थडे उनको मनाना पड़ा। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 जनवरी में उनकी ग्रैंडमा जो है उनकी डेथ हो जाती है। नो वन नोज़ हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में मैं सोचती रहती थी और अभी भी मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो मतलब 1942 का वो कैसा था, इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, यानी कि दूसरे बर्थडे जो है उस बर्थडे को भी की जो कमी है उसमें पूरी हो जाए उस तरीके से। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंडमा की जो कैंडल है वो वहाँ पर जलाई गई। तो ये जो है ये उनकी ग्रैंडमा के प्रति उनका जो भावनाएं हैं, उनकी जो इमोशंस है उसको दर्शाता है। और उनका जो बर्थडे पहले नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे वो लोग अच्छी तरह से, तो यहाँ पर वो भी सेलिब्रेशन उनका हुआ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल,
मतलब वो चारों, वो दोनों बेटियां और उनके मदर फादर, वो चारों काफ़ी अच्छे से वहाँ रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और वो जो है उस समय 20 जून 1942 का समय वहाँ पर आ गया, प्रेजेंट डेट यानी कि जब वो लिख रही है ये जो डायरी, उस दिन की बात है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ डायरी, और उनकी जो डायरी है उसके प्रति उनका डेडिकेशन कैसा है, सोलम यानी कि सिंसियर, सीरियस डेडिकेशन है उसके प्रति, डायरी के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वो सिंसियर है। और सैटरडे 20 जून 1942 का दिन आ गया और उस दिन वो डायरी लिखना वो अपनी डायरी में लिखना आरंभ करती है। तो ये जो डायरी का पहला पेज है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, सैटरडे 20 जून 1942। अब उन्होंने लिखना स्टार्ट किस तरीके से किया है, डियरेस्ट किट्टी, किट्टी माने उनकी डायरी का नाम है। और वो जैसे हम अपने फ्रेंड को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए डायरी लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर डायरी को एड्रेस करते हुए लिखा है कि डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि उनकी जो पूरी क्लास है वो काफ़ी, यहाँ पर क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, यानी कि पूरी जो क्लास है वो काफ़ी नर्वस है, काँप रही है काफ़ी। वो लोग उनका जो नर्वसनेस है उनके माइंड में छाई हुई है। ऐसा क्यों है? द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और उसका कारण था कि उस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था और उनके टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी उनके साथ, और टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म यानी कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा और कौन उसी स्टैंडर्ड में किसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और रिज़ल्ट के दिन जैसे हम भी नर्वस हो जाते हैं, हमारे रिज़ल्ट आने वाली होती है तो हमें पता नहीं होता कि क्या रिज़ल्ट आएगा, हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, या कितने परसेंटेज आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे। तो वो सारी चिंताएं जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक हमारे दिमाग में होती है। तो ऐसी ही सारी चिंताएं यहाँ पर उनके फ्रेंड्स, उनकी पूरी क्लास के मन में है, और इसीलिए यहाँ पर क्वेकिंग इन इट्स बूट्स यानी कि शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस यहाँ पर बताया गया है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्तें लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो लड़के बैठे थे, जीएन और मैं। जीएन यहाँ पर उनकी फ्रेंड का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने नाम लिया है। उन लड़कों के प्रति हम हंस रहे थे सिली तरीके से। सीएन एंड जैकीज़ हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे, सीएन और जैकी जिन्होंने अपने सारे हॉलीडे शर्त में लगा दिए थे, सेविंग्स ऑन देयर बेट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो जाऊंगी। यस यू आर, नहीं तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं पास हो जाऊंगा, नहीं हो जाओगे। इसी तरीके की बातें चलती रही। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट काम देम डाउन। और जीएस जो यानी कि उनकी जो फ्रेंड है, उन्होंने सबको इतनी विनती की, बहुत सारी विनती की, रिक्वेस्ट की, और उन्होंने खुद वो एंग्री आउटबर्स्ट यानी कि गुस्से से वो उन सब के ऊपर चिल्लाए कि भाई आप लोग काम हो जाओ, शांत हो जाओ, इस तरीके की बातें मत किया करो, चुप हो जाओ। लेकिन कोई उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझे पूछा जाए, देर आर सो मैनी डमीज़, हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज़ यानी कि स्टूपिड्स है, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, वो हमारी क्लास के 1/4 हिस्से के हैं। शुड बी केप्ट बैक यानी कि हमारे पूरी क्लास के 25% बच्चे ऐसे हैं जो स्टूपिड है और उनको उसी क्लास में रखा जाना चाहिए, उनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो इस पृथ्वी के सबसे अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिनको हम जान नहीं पाते हैं, जिनको हम फोरसीन नहीं कर पाते हैं, जिनके बारे में वो क्या कहेंगे, वो क्या बताएंगे, उसका अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं, ऐसे प्राणी हैं इस अर्थ के। ऐसा अपने टीचर्स के बारे में उन्होंने कहा, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो किसको पास करेंगे, किसको फेल करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा विचार यहाँ पर उनका है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स
एंड माई सेल्फ। लेकिन वो उनके गर्लफ्रेंड और उनके अपने बारे में उनको चिंता नहीं है। वील मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। लेकिन एक ही सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें हम श्योर नहीं है, सॉरी, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। लेकिन हम और तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वेटिंग, यानी कि हम वेट कर सकते हैं, हम उसकी राह देख सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे को यही कहते रहें कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, देखते हैं रिज़ल्ट आएगा तो अच्छा ही आएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स। और मेरे जो जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ मेरे जो रिलेशन्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे थे। देर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वुमन। उसमें 7 जो है वो पुरुष हैं और 2 जो यानी कि 2 जो हैं वो विमेन हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर किसिंग उनके मैथ्स के टीचर हैं। उनके लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, ओल्ड फॉगी। उसका मतलब है कि वो ओल्ड फैशन पर्सन है, यानी कि पुरानी बातों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को या तो पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति को यहाँ पर ओल्ड फॉगी कहा जाता है। और वो उनको मैथ्स सिखाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजिस। वो उनके साथ काफ़ी गुस्से में ही उनके प्रति रहते हैं, उनसे काफ़ी वो तंग रहते हैं। क्यों तंग रहते हैं उनसे? फॉर एजिस यानी कि काफ़ी लंबे समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर फॉर एजिस का मतलब है कि काफ़ी लंबे समय से वो एनी से उनके जो मैथ्स टीचर है वो तंग रहते थे। बिकॉज उसका कारण था, क्या कारण था? आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ही बातें करती थी। यानी कि वो क्लास में बातें करने वाली जो लड़कियां थी उसमें वो फर्स्ट थी, यानी कि वो बातूनी थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी वार्निंग्स देने के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने कई सारी वार्निंग दी उनको, लेकिन उन्होंने बातें करना बंद नहीं किया, उनकी बातें करना चालू रहा। और इसलिए उस मैथ्स टीचर ने एनी को होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक कंपोजिशन यानी कि ऐसे निबंध लिखने को दिया। किस विषय पर? अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स नाम के विषय पर। अब चैटर बॉक्स जो है इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जो एक्सट्रीमली बातें करने वाला व्यक्ति होता है, कि जो एक्सट्रीमली टॉकेटिव व्यक्ति होता है, उसको हम चैटर बॉक्स यहाँ पर कह सकते हैं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब चैटर बॉक्स उनके सामने ये सब्जेक्ट आ गया, लेकिन आप उसके विषय में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मतलब वो उसके बारे में चिंता वो बाद में करेगी, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि अभी तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। उनके सामने सब्जेक्ट आ गया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना तो है, ऐसा उन्होंने तय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और उन्होंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख दिया ताकि घर जा कर के वो उस टाइटल के अंडर उनको जो भी लिखना है वो लिख सके। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और उन्होंने उस नोट को उनके बैग में रख दिया और उन्होंने चुप रहने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो बातूनी है, काफ़ी सारी बातें करती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर उनको होमवर्क मिल गया तो वो अब बातें नहीं करेगी और चुप हो जाएगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। अब उस इवनिंग, उस शाम को जब उन्होंने घर जा कर के अपना होमवर्क किया होगा, तो होमवर्क करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो नोट है उसमें एक और भी होमवर्क है जो अभी बाकी है करना। और वो क्या है? ऐसे, जो उनके मैथ्स टीचर ने उनको दिया है, और उस ऐसे का नाम है चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, मतलब कॉट माई आई का मतलब है उन्होंने उसे वहाँ पर देखा। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना आरंभ किया, और साथ साथ वो क्या कर रही हैं? तो वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन यानी अभी तो फाउंटेन पेन उतनी ज़्यादा उपयोग में नहीं है, लेकिन पहले के समय में फाउंटेन पेन जिसमें स्याही भरी जाती थी, अभी बॉल पॉइंट पेन आते, लेकिन स्याही भरी जाती थी, और स्याही जो एक पॉइंट टिप होती थी, नोक, और उस नोक से फिर वो लिखा जाता था
तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चिंता में पड़ जाता है, किसी भी सोच में पड़ जाता है, कोई भी लिखता हुआ व्यक्ति जिसके हाथ में पेन है, तो कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि उस पेन को अपने मुंह में रखने की या अपने दांतों के बीच में रख करके वो सोचता है। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रही है कि वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी कि उनकी जो फाउंटेन पेन है उसकी टिप को अपने दांतों के बीच में रख करके वो कुछ सोचने लगी, यानी कि वो सोच विचार में पड़ गई। क्या सोच विचार में पड़ गई कि वो जो चैटरबॉक्स नाम का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंडर वो क्या लिखे, वो कुछ सूझ नहीं रहा है उनको। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसको ऐसा काम मिल गया है तो वो क्या करेगा? रैम्बल ऑन का मतलब है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी कि वो टॉपिक कुछ भी है लेकिन वो कुछ न कुछ अनप शनप लिखता जाएगा और कंप्लीट कर देगा और अपने टीचर को दिखा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है। और इसलिए वो कह रही है कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कोई भी व्यक्ति होगा तो वो एमलेसली लिख लेगा या जो हर वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेसिस रखेगा ताकि वो दिखा सके कि उसने काफ़ी लंबा लिखा है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन यहाँ पर जो एनी है उसकी एक विचारधारा जो है वो अलग है, और इस बात से ये पता चलता है वो क्या सोचती है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, वो सोच रही है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, और ये ट्रिक है टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। उसको अपने टीचर के सामने खड़े होना है कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स से। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स लिखेगी, उस चैटर बॉक्स के बारे में वो ऐसा कुछ लिखेगी कि उनके टीचर जब पढ़ेंगे तो वो उनको कन्विंस कर पाएगी कि चैटर बॉक्स होना यानी कि बातें करना, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी कि बातें करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख करके दिखा सकता है होमवर्क के तौर पर, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कि वो जो बातें कर रही है वो उसकी नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरियात है, उसकी ज़रूरत है, और इसको प्रूव करने के लिए वो उस टाइटल के अंडर में, हेड में वो लिखेगी पूरा कंपोजिशन, लेकिन उसमें ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होंगी कि जो कन्विंसिंग होगी कि भाई टॉकिंग की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से उसने सोचा। आई थॉट एंड थॉट, वो सोचती गई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तुरंत ही उनके उसके मन में एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। उसने 3 पेज लिख दिए पूरे, जो विचार आया उस विचार के ऊपर से, और मिस्टर किसिंग को उसने दिखा भी दिया और वो सेटिस्फाइड हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ स्टूडेंट्स ट्रेट। तो उसमें उसने क्या लिखा तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जिस्ट दिया गया है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ स्टूडेंट्स ट्रेट। उन्होंने पहली आर्ग्यूमेंट तो ये की कि जो टॉकिंग है यानी कि बातें करना है, ये स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट का मतलब है क्वालिटी, किसी भी स्टूडेंट की आदत होती है, क्वालिटी होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और उसने कहा कि उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, या तो मैं अपना बेस्ट प्रयत्न जो है वो करने की कोशिश करती हूँ। बट लेकिन क्या होता है, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। वो कह रही है कि मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उसको संपूर्ण रूप से क्योर नहीं कर पाती, यानी कि बातें करना बंद नहीं कर पाती। मैं बातें करना कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन संपूर्ण रूप से मैं बातें करना भुला दूँ या मैं बातें करना बंद कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कह रहे हैं कि हैबिट, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो कह रही है मैं इसीलिए इसको क्योर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी जो माता है, मैं जितनी बातें करती हूँ शायद उससे भी ज़्यादा बातें या उतनी ही बातें मेरी माता करती है, और इसीलिए मैं इसके लिए कुछ, या तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मुझे ये इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि ये जो क्वालिटी है वो मुझे इन हेरिटेज में मिली है,
यानी कि मेरे डीएनए में ये बात है, मेरे हेरिटेज में ये बात है, मेरी माता से मुझे ये मिली है, यानी कि मुझे एक वारसे के रूप में ये मुझे मिली है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग जो थे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट की अपने उनके कंपोजिशन में, उनके जो ऐसे लिखा है उसमें, तो वो काफ़ी उनको हंसी आई, वो काफ़ी हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन ये तो सुधरी नहीं, एक ऐसे दिया, उन्होंने लिखा, उनके टीचर को अच्छा भी लगा, वो हंसे, लेकिन फिर से जब नया लेक्चर उनका आया तो फिर से वो बातें करने लगी, तो फिर से उनको ऐसे मिल गया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। लेकिन अब जब दूसरी बार उनको ये जब ऐसे लिखने को मिला तो उसका टाइटल था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि न सुधरने वाला चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. मतलब ये जब कंपोजिशन उनको लिखने के मिला तो वो कंपोजिशन भी उन्होंने लिख करके मिस्टर किसिंग को वापस दे दिया, और 2 होल लेसन के लिए उन्होंने कोई भी बातें नहीं की, चुप रहे। लेकिन फिर थर्ड लेसन में तो उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया, और फिर क्या हुआ, तो फिर से उनको पनिशमेंट मिलनी थी। तो पनिशमेंट में क्या मिला, एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये पूरा टाइटल है। अब तीसरा ऐसे उन्होंने लिखने को दिया है, क्या ऐसे लिखने को दिया है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने ये उनको कंपोजिशन का टाइटल दिया कि तुम इस टाइटल के ऊपर अब कंपोजिशन लिख के दिखाओ, जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर मिस्टर किसिंग खड़े हैं, और ये जो खड़ी गर्ल है वो है एनी फ्रैंक। एक इमेजिनरी पिक्चर है, उसके ऊपर से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। द क्लास रोड। अब जब इनको ये टाइटल मिला तो पूरी जो क्लास है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पूरी क्लास चिल्लाई। आई हैड टू लाफ टू, और उनको भी हंसी आई। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ था कि अब नया टॉपिक तो उनको मिला है तीसरा, और वो भी चैटर बॉक्स के ऊपर ही है, क्योंकि आगे के 2 जो कंपोजिशन थे वो भी चैटर बॉक्स के ऊपर थे, और ये भी चैटर बॉक्स के ऊपर है, लेकिन इसका टाइटल कुछ हटके है, जिसका नाम है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे पास जितने भी विचार थे चैटर बॉक्सेस के ऊपर वो तो सारे मेरे ख़त्म हो गए। इसलिए वो कह रहे हैं कि आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी का मतलब है कि उनकी जो इन्वेंटिवनेस है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, या तो उनके पास जो विचारों की जो क्षमता थी, वो सारी क्षमता यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब तो और कोई नया आइडिया है ही नहीं चैटर बॉक्स के लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप, और ये समय था टू कम अप। टू कम अप का मतलब है टू डिस्कवर समथिंग न्यू, या तो टू डिस्कवर, टू इन्वेंट समथिंग न्यू विथ समथिंग एल्स। कुछ और लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जिसको लिखने से सामने वाले व्यक्ति को संतुष्टि हो। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री। उनकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सेन, और वो काफ़ी अच्छी पोएट्री लिखती है। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसने उनको ऑफ़र किया कि वो जो उनको कंपोजिशन लिखना है वो बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक वो लिख के देगी। कैसे लिख के देगी? इन वर्स, यानी कि वो काव्य के स्वरूप में उनको लिख के देखी। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और वो काफ़ी हर्षोल्लास से जंप करने लगी, मतलब वो खुशी के मारे कूदने लगी, नाचने लगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा कंपोजिशन है वो उनकी फ्रेंड उनको वो भी काव्य के रूप में, पोइट्री के रूप में लिख के देने वाली है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट। और मिस्टर किसिंग जो थे वो इस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा, चैटर बॉक्स सब्जेक्ट के ऊपर एनी फ्रैंक की हंसी उड़ाया करते थे, उनके ऊपर जोक मारा करते थे। बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन उसने अभी तय किया है कि मैं ये कंपोजिशन
पोइट्री के रूप में जब वापस लिख के दूंगी तो मैं उनके ऊपर ही उनके जोक जो है वो वापस डालूंगी या कहूँगी। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। मतलब ये जो पोएम है वो फिनिश हो गई, लिख ली गई और काफ़ी ब्यूटीफुल थी। और वो किसके बारे में थी? तो डक के बारे में थी और फादर स्वान के बारे में थी, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर। और उनके फादर ने उनको तब तक मारा जब तक वो मर जाते, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत क्वेकिंग कर रहे थे, क्वैक 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 जैसी आवाज़ निकाल रहे थे, बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, इसलिए उनको मृत्यु तक मारा गया। तो इतना निर्मम तरीके से मतलब उनको मारना, ये एक कटाक्ष, एक आयरोनिकल यहाँ पर स्टोरी है कि बच्चों को बातें करने के लिए कोई मार भी देता है भला। ऐसी बात से, इसी प्रकार की स्टोरी से मिस्टर किसिंग को वो ये साबित करवाना चाहती थी कि हम लोग जो बच्चे हैं वो बातें करते हैं तो वो जायज़ है। आप हम पर इतना हमें पनिशमेंट करते हो, हमें इतनी सारी लिखने को देते हो, तो ये आपकी बात जायज़ नहीं है। ऐसा वो समझाने के लिए उनको एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी के ऊपर से एक पोएम यहाँ पर उन्होंने लिख दी, उनकी फ्रेंड ने उनको मदद की, और जिसकी थीम है मदर डक, फादर डक यानी कि फादर स्वान, और उनके 3 बच्चे हैं डकलिंग्स। अब बच्चे तो बातें करेंगे, स्वाभाविक है, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन उनको मार देना ये कहाँ की बात हो गई? तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ उनके साथ, उनको मार दिया गया। तो क्वैक्ड टू मच, लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। और ये एक जोक के स्वरूप में था, लेकिन मिस्टर किसिंग जो थे उन्होंने इसको राइट वे यानी कि सही तरीके से लिया। एंड ही रीड पोएम टू द क्लास, और उन्होंने ये जो पोएम थी वो पूरी क्लास के सामने पढ़ी। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उन्होंने अपनी ऑन कमेंट्स, अपनी खुद की विचार कमेंट्स जो थी वो भी उन्होंने उस पोएम के साथ रखी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे कई क्लासेस में उन्होंने ये पोएम जो थी वो पढ़ी और बच्चों को सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस समय से आज तक मुझे बातें करने की परमिशन मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे अब कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन उसके विरोधाभास में मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, और आजकल मिस्टर किसिंग जो है वो हमेशा जोक्स करते रहते हैं, उनके क्लास में भी और दूसरों के क्लास में भी वो जोक्स मारते रहते हैं और बच्चों को खुश रखते रहते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। मतलब ये जो डायरी है वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम की जो डायरी पूरी है, उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है, एक आर्टिकल लिया गया है, छोटा सा हमें बताया गया है। और यहाँ पर एनी फ्रैंक जो है, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि 13 साल की आयु में ये डायरी लिखना, और 13 साल की आयु में डायरी लिखी हुई जो बच्चे की जो डायरी है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाए और इतनी फेमस वो हो जाए, तो मतलब ये एक अद्भुत और वंडरफुल, जिसको हम कह सकते हैं वंडर है, ऐसी एक बात है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एनी जो है उनके रियल लाइफ में तो मतलब कितने दुख थे, और उनकी मृत्यु भी बहुत कम समय में हो जाती है, 16 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। और वर्ल्ड वार सेकंड की बात है, जहाँ पर मतलब दुख ही दुख है, उनके ऊपर अत्याचार ही अत्याचार है। लेकिन जब उन्होंने उनकी जो डायरी में जो बातें हैं वो उसकी बिल्कुल विरुद्ध में है, उसकी ऑपोजिट में है कि उन बातों से हमें एक ह्यूमर मिलता है, हमें एक हंसी, एक हमें फ़न प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर उपलब्धि है उनका लिखने का जो तरीका है, उनकी जो प्रेजेंटेशन जो है उनका, वो इतना अच्छा है कि बड़े बड़े जो रिनोन्ड जो राइटर्स होते हैं उनको भी पीछे छोड़ दे, ऐसा एनी फ्रैंक की ये बातें हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपने टीचर को ये बात मनवा के ही छोड़ा कि बच्चों की जो बातें करना है वो जायज़ है, वो किस तरीके से उन्होंने उनको मनवाया, उसके ऊपर ये पूरी उन्होंने अपनी जो डायरी में लिखा था वो हमें यहाँ पर पता चला। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसके जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।